हाय फ्रेंड्स, मैं मंजीत कुमार। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग को क्लास 10th के केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ विशेष रूप से मूलभूत चीजों को जानना होगा। जैसे हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे परिवर्तन के बारे में, यानी कि किसी भी वस्तु के रंग, रूप, आकार इत्यादि में जो बदलाव आता है उस परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि वैसा परिवर्तन जो कुछ समय के लिए हो फिर पुनः अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है, वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं बैलून का फूलना, रबड़ का लमरना। ये सभी चीजें कुछ समय के लिए होती है, फिर पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाती है। जैसे मैं कह सकते हैं कि चीनी पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण अगर यह भी कुछ समय के लिए बदलता है, फिर पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। जैसे चीनी और पानी को हम गर्म करेंगे तो फिर से हमें बतासा के रूप में पुनः चीनी मिल सकता है। और उस तरह बैलून से जब हवा निकाल देंगे पुनः बैलून के आकार में आ जाएगा। रबड़ को लमराते हैं, कुछ देर के लिए लमरेगा, फिर से छोड़ेंगे, अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो ये सभी चीजें भौतिक परिवर्तन होती है। जबकि वैसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए हो जाए, एक रूप से दूसरे रूप में बदले तो पुनः अपने मूल रूप में वापस ना आए, उस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ या वस्तु का निर्माण होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। जैसे में कह सकते हैं दूध से दही का जमना, किसी भी वस्तु की लंबाई में वृद्धि, यानी पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि इत्यादि, ये सभी चीजें परमानेंट होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। यह पुनः अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकता है। जैसे दूध से अगर दही जम जाए तो पुनः हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। उसी तरह अगर पेड़ या पौधा कोई भी उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए तो उस लंबाई को हम पुनः छोटा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह किसी भी जीव के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन जो भी होता है रासायनिक परिवर्तन में आता है। जैसे भोजन का पचना भी हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ये सभी चीजें रासायनिक परिवर्तन है। बस यही ध्यान में रखना है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। यहाँ पर भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे थे तो किसी तीसरे चीज का निर्माण हो रहा था। उसी तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को भी कह सकते हैं जब दो तत्व या यौगिक, जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक पुनः आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, वह उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम देख सकते हैं जब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस को धूप में छोड़ देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करके वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं H2 प्लस Cl2 जब परस्पर सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है तो हम कह सकते हैं HCl का निर्माण करता है,
जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसका अन्य एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो कह सकते जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस परस्पर अभिक्रिया करता है तो जब जाकर जल का निर्माण करता है। उसी तरह कर सकते हैं इसको भी H2 प्लस O2 रिएक्शन करेगा तो हमारा बनाता है प्रोडक्ट के रूप में H2O, यानी कि जल का निर्माण करता है। उसी तरह से किसी जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पुनः HCl को पुनः इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, जब इलेक्ट्रोधारा प्रवाहित करते हैं तो यह H2 और Cl2 में पुनः टूट जाता है। यह कैसे होता है तो इसके लिए हम पिछले वीडियो में आपको प्रत्येक का 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्वों का आवेशों के बारे में बतलाए हैं। तो आप लोग जानते होंगे जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज होता है और -1 चार्ज होता है। उसी तरह से क्लोरीन को देखिएगा तो क्लोरीन पर Cl17 पर होता है जिसका चार्ज -1 होता है। तो कभी भी अभिक्रिया प्लस और माइनस वाले के साथ होता है तो H प्लस और Cl- जब अभिक्रिया करता है तो यह अपना चार्ज इसके बेस में ट्रांसफर करता है, यह अपना चार्ज इसके बेस में ट्रांसफर करता है। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 चार्ज ट्रांसफर करता है तो HCl का निर्माण करता है। उसी तरह से अगर इसको देखते हैं तो उसी प्रकार से हमारा क्या होगा H प्लस, उसके बाद +1 होता है और ऑक्सीजन के पास हम लोग देखे हैं -2 होता है। पुनः अभिक्रिया जब करता है यह अपना चार्ज इसके बेस में ट्रांसफर करेगा, यह अपना चार्ज इसके बेस में ट्रांसफर करता है तो यह बनाता है H2O का निर्माण करता है। तो आप लोग पिछला वीडियो देखकर आप पूरे 1 से लेकर 20 तक के सभी चार्ज को अवश्य याद कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज मिला, एक तीर के बाईं तरफ और दूसरा तीर के दाईं तरफ। जो बाईं तरफ होता है वह हमारा अभिकारक होता है और बाईं तरफ के तीर के बाईं तरफ के जो भी मिले उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को हम अभिकारक कहते हैं और उसके फल स्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो अभिकारक के हम परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या तत्वों या यौगिकों को अभिकारक कहते हैं। H2 प्लस O2 एरोहेड साइन यह बनाता है H2O का निर्माण करता है। यहाँ पे H2 और O2 ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। हम लोग प्रतिफल के बारे में जानते हैं। तो इसे भी कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए यौगिक को, तत्व को या प्रतिफल कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे में हम यहाँ ले सकते हैं H2 प्लस Cl2 एरोहेड साइन अभिक्रिया करके हमारा नए यौगिक के रूप में HCl का निर्माण कराता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं यह जो प्राप्त हुआ यह रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे हम प्रतिफल कहेंगे।
लेकर समझेंगे तो हम जैसे CaO Cl2 को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा क्लोरीन गैस के रूप में टूटता है। जब CaOCl2 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है, CO2 गैस के रूप में हमें देता है। जब CaOCl2 को हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस Cl2 गैस के रूप में देता है। तो यहाँ पे CaO और Cl2 हमारा प्रतिफल है, और CaOCl2 आपका हो गया अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिफल तथा अभिकारक के बारे में जान लेने के बाद में हम लोग अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अनेकों विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानना है। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर विशेषता कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। तो यानी कि फर्स्ट में गैस की उत्पत्ति। जब हम किसी जस्ते की टुकड़े को तनु क्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो वहां हमें H2 गैस के रूप में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब जिंक के टुकड़े को डालते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम जस्ते को यानी कि जिंक को Zn को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डालते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक मतलब जिंक क्लोराइड ZnCl तथा हाइड्रोजन गैस में मुक्त होता है। अगर इसी तरह से इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, इसी प्रकार से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम सोडियम के टुकड़े को डालते हैं तो हमें फिर से H2 गैस की प्राप्ति होती है और सोडियम सल्फेट भी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल सेकेंड में हमें सोडियम के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 में डालने पर हमें सोडियम सल्फेट NaSO4 साथ में H2 गैस के रूप में प्राप्त होता है। पे गैस है, यहाँ पे भी H2 गैस है। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति भी होती है। चलते हैं अगले 2 नंबर विशेषता हम देखेंगे तो कह सकते हैं अवक्षेप का बनना। 2 नंबर हमारा होता है अवक्षेप का बनना। अगला हम लोग को जानना है अवक्षेप के बनने के बारे में। तो अवक्षेप भी एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है
तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अवक्षेप भी एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट को यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट को यानी कि AgNO3 को डालते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का सफेद दही जैसा हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट का नया निर्माण होता है NaNO3 का। दही के जैसा अवक्षेप बनता है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर AgCl को दही के जैसा या सफेद अवक्षेप होता है। अवक्षेप का बनना और गैस की उत्पत्ति के बाद में तीसरा हमारा आता रंग में परिवर्तन के लिए हम लोग जब किसी एक नींबू का टुकड़ा ले लीजिएगा और कोई भी नीला लिटमस पत्र या लाल लिटमस पत्र लीजिएगा, उस पर डालिएगा तो नीले लिटमस पत्र पर डालने पर वह नीले को लाल में बदल देगा और लाल को नीला में बदल देता है। तो वहां पे हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन होता है। अगला हम ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ताप बढ़ जाता है, कुछ में ताप घट जाता है। जैसे में चूने पर ताप में परिवर्तन में जब हम चूने के पत्थर को जल में डालते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के कारण ही क्या होता है, इसमें ताप में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ताप में बदलाव आता है। तो हम कह सकते हैं CO3 को जब H2O में डालते हैं तो CaOH और CO2 का निर्माण करता है, जिसके कारण ताप में वृद्धि करा देता है। क्लोराइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ताप में कमी हो जाती है। इस प्रकार के अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। एक समीकरण के रूप में देखेंगे तो कहता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ, चलिए ध्यान देते हैं। तो जब कहता है जब सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल में जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप ताप में कमी आ जाती है, यानी कि NaOH के साथ HCl का अभिक्रिया होता है तो OH और H मिलकर H2O का निर्माण करता है। Na और Cl यह बना देता है NaCl हाइड्रोक्लोराइड, जिसके कारण ताप में कमी आ जाती है। तो इसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। 5 नंबर में हम देखेंगे इसके अवस्था में परिवर्तन। इसको देखने के लिए हम कह सकते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस परस्पर अभिक्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। दो गैसों के मिलने से जल यानी कि द्रव की प्राप्ति हो रही है तो हम कह सकते हैं इसके अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके जल का निर्माण करती है, यानी कि H2 कह सकते हैं इसे गैस प्लस O2 यह भी गैस है। दोनों के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें H2O यानी कि जल का प्राप्ति होता है जो एक द्रव
होता है। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है, उस गैस की भी उत्पत्ति होती है, अवक्षेप भी बनता है, साथ में उसके रंग में भी परिवर्तन होता है, उसके बाद में ताप में भी परिवर्तन होता है। जब ताप बढ़ता है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ताप घट जाए तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, उसे कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर मित्रों हमारा वीडियो कैसा लगा, इसे अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।